हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि हमारी पॉलिटिक्स की जो सीरीज़ कंटिन्यू है, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम जो पॉलिटिक्स का सिलेबस है उसको एक समराइज पोजीशन में कवर करेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है हम जल्दी कवर करेंगे, बिकॉज नवंबर में आरएस का प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर उसके बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, तो हमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स कवर करनी है। तो अभी हम डेली कम से कम 2 क्लासेस कवर करेंगे। तो अब इसके साथ साथ हम ऐसा भी कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसके बेस पे जो आरएस प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनका क्या पैटर्न रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो करीब 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ में 1-2 मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि वो टॉपिक पूरा हमारा कवर हो जाए। तो आप इसकी प्लेलिस्ट मेंशन है चैनल पर, वहाँ से आप पूरा एक कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं पूरी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री का, जिसका बेस है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वहाँ से लिया गया। वहाँ से इसका एग्जांपल है जो प्रेसिडेंट के बाद सेकंड रैंक पर आता है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद इसका इलेक्शन पढ़ते हैं। इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 66 में मेंशन है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बोलता है। इसका इलेक्टोरल कॉलेज है। ये मैंने नोट्स बनाया इसलिए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इजीली इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज मैं मोस्टली इंग्लिश मीडियम में मेरा प्रिपरेशन था, तो मैं हिंदी मीडियम उतना कवर नहीं कर सकता, लेकिन बेनिफिट्स दोनों को हो इसलिए एक समराइज नोट्स बनाया, सिंपल नोट्स, ताकि दोनों को समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज से। इसके इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों इंक्लूड हैं, और लोकसभा मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों इंक्लूड है। यहाँ पे जो स्टेट के असेंबलीज़ के जो एमएलएज हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के टाइम देखा था, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और साथ में स्टेट असेंबलीज़ के एमएलए भी इंक्लूड हुआ करते थे, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी के वोट हैं वो इंक्लूड है, ये तो उनका, जबकि प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड एमपीज़ का वोट इंक्लूड है। यहाँ पे नॉमिनेटेड जो एमपी है उनका वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दूसरा डिफरेंस है, वाइस प्रेसिडेंट में एमएलएज का पार्टिसिपेशन नहीं होता, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज़ के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों के इलेक्शन में डिफरेंट है। इसके बाद इनके इलेक्शन का मैनर कैसा है, वही सेम जो प्रेसिडेंट में था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और साथ में सीक्रेट बैलेट होता है। और जो इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है वो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट पर, उनका डिसीजन फाइनल होगा। तो ये तो हो गया आर्टिकल 66 जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बोलता है। नेक्स्ट है एक समराइज पोजीशन। अभी तक 1952 में हमारा पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। वहाँ से लेकर अभी तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। 1957 में दोबारा राधाकृष्णन बने, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो यहाँ पे आपको याद करने की चीज़ क्या है कि 2 पर्सन ऐसे थे जो फुल टर्म के लिए बने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये फिल्म में पूछा जाता है अक्सर। और ऐसे कौन से जो वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार बने और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार बने। तो ये आपको याद रखना है। ये भी आप याद रख सकते हैं कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं। अनअपोज्ड में आप देखेंगे तो एस राधाकृष्णन, फिर होता है एम हिदायतुल्ला जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम बनाए गए थे, फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट का लिस्ट है। इसके बाद आप आएंगे क्वालिफिकेशन में, जो आर्टिकल 66 में ही मेंशन है। क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन। उसके बाद 35 ईयर्स की एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड क्वालिफिकेशन है एज ए इलेक्शन, जो राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन है उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो मेंबर की वजह से उसकी जो क्वालिफिकेशन है मेंबर की वो कंप्लीट करनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को वो होल्ड नहीं करता हो, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, कहीं भी वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
पर नहीं होना चाहिए। ये तो क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के मेंबर के लिए। उसके साथ साथ जब उसका नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा तब जो भी हाउस प्रपोज करेगा, मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा 2 हाउस हमारे, तो जो भी हाउस पहले कोई भी नॉमिनेशन प्रपोज करेगा तो उसके 20 इलेक्टर्स का साइन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा हाउस होगा उसके भी 20 इलेक्टर्स का साइन होना। जैसे हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में देखा था, वहाँ पे 50 मेंबर्स, जो 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स का साइन लगता था, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे 20 इलेक्टर्स का साइन लगेगा। इसके साथ साथ 15,000 रुपये RBI के सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना, जो प्रेसिडेंट के केस में भी सेम था, 15,000 रुपये। ये हमने पढ़ा इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशंस, देन आता है उसकी ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन आता है आपका आर्टिकल 69। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है और अफर्मेशन है उनकी आर्टिकल 69 में इंक्लूड है। तो उनकी ओथ में 2 ओथ इंक्लूड है, जैसे कि स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी ओथ है फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है आर्टिकल 69 में वो मेंशन है, और 2 ओथ है, जैसे कि वो स्वेयर करेंगे बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट एक आता है कि उनकी जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करेगा। तो वो एडमिनिस्टर की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय ए प्रेसिडेंट। या तो प्रेसिडेंट खुद उनकी एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को, या प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करके उनकी ओथ कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट की ओथ जो थी वो करते थे सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई सीनियर मोस्ट जज जो भी सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है, उनके द्वारा उनकी ओथ एडमिनिस्टर की जाती थी। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में उनकी ओथ एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट या पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये तो उनकी ओथ और अफर्मेशन के बारे में जो आर्टिकल 69 में मेंशन है। नेक्स्ट आता है कि इस ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो। अगर वो मेंबर है, मान लीजिए कोई MLA MP ऑलरेडी है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको वो अपना पद जिस डेट से वो वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज संभालेंगे उस पद से वो उस दिन से वो पद वैकेंट हो जाएगा। इफ़ इलेक्टेड द सीट इज़ डीम्ड वैकेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ कंडीशंस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसकी टर्म कितनी होनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है 5 ईयर्स। जब से आप ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, डेट ऑफ एंट्रिंग ऑफिस से लेकर 5 ईयर्स का टाइम रखा है वाइस प्रेसिडेंट के टर्म का। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या काम कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बाय नंबर ऑफ टाइम, एनी ऑफ नंबर ऑफ टाइम, कितनी ही बार वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं। और जब तक अपने ऑफिस में रहते हैं तब तक उनका जो सक्सेसर है वो ऑफिस में नहीं आ जाता, तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो ये कुछ उनकी कंडीशंस है टर्म्स के लिए। अब इसके साथ हम देखते हैं उनका रिमूवल प्रोसेस। जैसे हमने प्रेसिडेंट के टाइम उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस देखा था, वहीं वाइस प्रेसिडेंट का ये रिमूवल प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं है, रिमूवल प्रोसेस बोला है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के टाइम पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो आप किसी में भी ला सकते हैं, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको जो रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा वो ओनली इन राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपको उठाना है तो उसका जो रेजोल्यूशन आएगा वो ओनली राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। उसके बाद उसको जो राज्यसभा के ऑल मेंबर्स की मेजोरिटी है वहाँ से पास करने के बाद अगर लोकसभा में भी वो मेजोरिटी से पास होता है तो देन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये उसका रिमूवल प्रोसेस है। सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा रेजोल्यूशन, एंड उसके बाद उसकी मेजोरिटी से उसका अप्रूवल होगा, देन वो लोकसभा में जाएगा। अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसी पीरियड में उनको 14 डेज़ का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए। और साथ में जो ग्राउंड्स हैं जिस बेस पे उनको रिमूव करना है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में कि कोई कौन से ग्राउंड्स पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। तो ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बेस पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। साथ में नो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी इनका नहीं है, इनका रिमूवल प्रोसेस है। नेक्स्ट आर्टिकल 69 हम देखते हैं, वहाँ पे मिलता है आपको
ऑफिस ऑफ वैकेंसी इन ऑफिस, ऑफिस में वैकेंसी कब कब जनरेट होती है। पहले एक्सपायरी ऑफ टर्म, या तो 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली वैकेंसी हो जाएगी, या डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या रेजिग्नेशन दे दिया हो वाइस प्रेसिडेंट ने, या रिमूव कर दिया हो, उसके साथ साथ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, या जो इनका इलेक्शन है उसको डिक्लेयर वॉइड। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बेस पे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है। अभी देखते हैं, इफ़ वैकेंसी ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लीजिए टर्म की वजह से वैकेंसी जनरेट होती है, तो जो टर्म एक्सपायरेशन का जो टाइम है उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाना मस्ट है, वो गवर्नमेंट को करवाने पड़ेंगे। दूसरा, अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदर रीजन से होती है तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द वैकेंसी अकर्स, जैसे ही वैकेंसी बनती है उसके कुछ ही टाइम में आपको वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। तो ये 2 कंडीशंस पे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस के इलेक्शन होते हैं। इसके बाद ये भी आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए जैसे एक्सपायरी ऑफ टर्म के केस में मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो गए, तो 5 साल कंप्लीट के बाद में तो पता ही कि उस 5 साल से पहले इलेक्शन हो जाएंगे और नया जो कैंडिडेट आएगा वो अपनी पर्टिकुलर डेट से ज्वाइन कर लेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अगर मान लीजिए किसी को 2 साल हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हुए, लेकिन 2 साल में या तो उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन दे देते हैं, तो जो नया कैंडिडेट इलेक्शन होने के बाद आएगा वो बचे हुए 3 साल के लिए नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। वो अपना पूरा 5 साल का टीन्योर कंप्लीट करेगा, उसका टीन्योर वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो नया कैंडिडेट आएगा वो अपना 5 साल का टीन्योर कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, आर्टिकल 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन होता है, जिसकी जो पावर फंक्शंस है वो लोकसभा के स्पीकर के सिमिलर रखी गई है। इसके रिगार्डिंग, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं तो ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उस टाइम पर डेप्यूटी चेयरमैन उन ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये उनकी एक्स ऑफिसर चेयरमैन के पीरियड की कहानी है। मान लीजिए कि किसी प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए नहीं है तो उस टाइम पे वैकेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे राज्यसभा के चेयरमैन की जो ड्यूटीज़ हैं वो फॉलो नहीं करते। उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी फॉलो करते हैं। दूसरा, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 65 में ये मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन सी कंडीशंस में एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट एंड अदरवाइज। ये कुछ रीजन से अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी जनरेट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं जब तक कि नया मेंबर या नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शंस। मान लीजिए प्रेसिडेंट अवेलेबल है, उनकी रिजाइनेशन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उन कारणों में से हो सकता है या तो एब्सेंस है, कहीं बाहर गए हैं या कुछ लीव पे हैं कुछ रीज़न से, इलनेस हो गया या एनी अदर कॉजेज। इन कॉजेज़ की वजह से भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आर्टिकल 65 में जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पावर्स एंड फंक्शंस में। अब आते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेज को लेकर। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेज है उसमें देखेंगे आप, नो इमोलमेंट्स फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इटसेल्फ। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी इमोलमेंट्स नहीं है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो सैलरी मिलती है वो उनको मिलती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट को कोई सैलरी, कोई इमोलमेंट्स नहीं है। उनकी जो सैलरी और उनकी जो सैलरी इमोलमेंट्स हैं उनको मिलते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिकॉज वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहते हैं। उनकी 2018 से सैलरी रखी 4 लाख पर मंथ। इनके अलावा कुछ फैसिलिटी जैसे फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल फैसिलिटीज़, डेली अलाउंसेज। उसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलती है 50% ऑफ सैलरी पर मंथ। तो ये कुछ सैलरी अलाउंसेस के बारे में। तो आपको याद रखना है कि उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई पेमेंट नहीं मिलती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई पेमेंट नहीं मिलती, उनको एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनको सैलरी मिलती है।
इसके अलावा हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लेकर। तो इस डिफरेंस में, इस कंपैरिजन में आप देखेंगे इंडिया में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उसके एब्सेंस में या उसकी डेथ या रेजिग्नेशन टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करता है टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए। जब तक इलेक्शन ना हो, जब तक नए कैंडिडेट नहीं, तब तक वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर एब्सेंस होती है या प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट परमानेंटली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। 6 मंथ तक वीपी रह सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। जबकि यूएसए में जो बचा कुचा टाइम है, मान लीजिए 3 साल का, यूएसए में 4 साल का टाइम होता है, 2 साल किए किसी प्रेसिडेंट ने काम, उसके बाद वैकेंसी जनरेट हुई। वैकेंसी जनरेट हुई तो जो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा वो बचे कुछ 2 साल के लिए काम करेगा, नॉट 6 मंथ्स के लिए। इंडिया में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए मेनली चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जबकि यूएसए में वो एग्जीक्यूटिव रोल निभाता है, कुछ पोर्टफोलियो निभाता है। इंडिया में इंडिपेंडेंट पावर्स पर सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि यूएसए में कुछ इनको रियल पावर्स दिखे रखी हुई है। तो ये तो इंडिया और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कंपैरिजन था। अब इसके बारे में देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है 63 से 71 के बीच, उनका एट अ ग्लांस देखते हैं। 63 आर्टिकल क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 64 इम्पॉर्टेंट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के लिए। आर्टिकल 65 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज प्रेसिडेंट। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का अगर देखेंगे आर्टिकल तो वो मिलता है आपको आर्टिकल 65। इसके अलावा आर्टिकल 66 में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। 67 में आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड। 68 में आपको मिलेगा ओथ जो वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। 69 भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है, बिकॉज ओथ्स वाला आर्टिकल कभी कभी आरएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है। फिर आप आते हैं आर्टिकल 70 में आपको देखने को मिलेगा डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 71 में। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो रिप्रेजेंट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन को, उनके पावर्स एंड फंक्शन को, उनके सैलरी अलाउंसेस को, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन एट्सेट्रा। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, हर टॉपिक के साथ साथ हम प्रीलिम्स बेस्ड जो PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है और 1 या 2 मेंस का क्वेश्चन भी देख लेते ताकि ये टॉपिक पूरा साथ के साथ एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कवर हो जाए। तो इसमें हम कुछ प्रीलिम्स बेस पे जो यूपीएससी में पहले पुराना पैटर्न रहा है उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आपको आंसर भी साथ में दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट, द इलेक्शन इज conducted by proportional representation through single transferable vote system। अब इसमें पूछ रहा है कि which of the statement is given above is or are correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे कि आपको पता है पहला स्टेटमेंट बोला मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो आपको पता है स्टेट के MLAs वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे पहले को, बचा दूसरा तीसरा। तो दूसरा तीसरा एक ही ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। और साथ में आपको पता भी है कि पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें वोट करते हैं और इसका वोटिंग जो पैटर्न है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे आप वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए दूसरा क्वेश्चन इधर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन इसमें से नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया ये है, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज ये भी है, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा ये भी है, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा तो ये कहीं मेंशन नहीं है। उनको बस ओनली राज्यसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नॉट जो फुलफिल नहीं हो रहा है ऑप्शन वो है
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को लेकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी विदड्रॉ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। तो ये आपको बताया था कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो ओनली राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड लाइक द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट का आपने देखा था, मैंने बोला था इम्पीचमेंट का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज इज नेसेसरी। तो 14 डेज का एडवांस नोटिस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट द करेक्ट में से आपको मिलेगा 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो डेथ केस में भी वो काम करते हैं, रेजिग्नेशन केस में भी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट रहते हैं, इम्पीचमेंट हो गया तो भी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट रहते हैं, और अगर इलनेस के टाइम। तो ये 4 ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम पीरियड हमारे यहाँ पे मेंशन है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का मैक्सिमम पीरियड मेंशन है। नेक्स्ट आर्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेज अ सेपरेट सैलरी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट को एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई पेमेंट नहीं मिलता, उनको मिलती है पेमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट का गलत हो गया। वाइस प्रेसिडेंट रिसीव सैलरी एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट गेट्स द प्रेसिडेंट सैलरी, ये करेक्ट आंसर है। जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये भी उनका आंसर सही है, करेक्ट इसमें हो जाएगा 2 and। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 66 में। इसके अलावा इसमें मैच द फॉलोइंग आप देखेंगे तो आर्टिकल 64 जो है वो 64 मिलता है आपको। एक साइड आर्टिकल 64, 65, 66 और 69 है, और एक साइड है इलेक्शन ओथ चेयरमैन राज्यसभा एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। तो इसको मैच आप करेंगे तो आर्टिकल 64 आपको मिलेगा कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का। आर्टिकल 65 जो है वो है एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 जो है वो इलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 69 आपको ओथ को। तो 4, 3, 1, 2 सॉरी 3, 4, 1, 2, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर नॉट कंसिडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर एलिजिबिलिटी टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। कौन कौन से ऐसे ऑफिस है जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, बिकॉज हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस की कंडीशन है उसमें लिखा है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो। तो इनमें से कौन कौन से ऑफिस है जिनको कंसिडर नहीं किया जाता। किसी स्टेट का गवर्नर हो, यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट का टाइम भी देखा था, वाइस प्रेसिडेंट टाइम भी देखा था, तो ये कुछ 4 ऐसी कंडीशंस हैं। अगर इन पे कोई बंदा अवेलेबल है तो वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और वाइस प्रेसिडेंट बन भी सकता है, बिकॉज ये पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जुडिक्शन में नहीं होती, उनसे आउट ऑफ उनके मतलब एक तरीके से उनके एरिया में नहीं है, ये 4 पोस्ट उनसे बाहर है। इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बिकम प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टर्म। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है वो पूरी रिमेनिंग टर्म के लिए बनता है, जितना बचा होगा टाइम उस टाइम के लिए, ये भी करेक्ट है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ओनली एक्ट एज ए प्रेसिडेंट टेम्पररी मतलब मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए बन सकता है। बोथ सिस्टम और आइडेंटिकल सक्सेशन रोल। तो यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट पूछा तो करेक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, दोनों करेक्ट, लेकिन थर्ड जो करेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो सक्सेशन रोल है वो डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, तो ये करेक्ट डिस्करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन एक, इसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट।
इसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट्स नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी इज़ टू प्रेजाइड ओवर द राज्यसभा। तो इसमें क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो ए का कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली इलेक्टेड एम पीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। गलत है, बिकॉज नॉमिनेटेड मेंबर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड लाइक द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जाता, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये सही है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ सैलरी एज द वाइस प्रेसिडेंट। एज ए वाइस प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये कुछ जो पहले प्रीलिम्स बेस में जो क्वेश्चन आते हैं या जैसा प्रीलिम्स में आ सकते हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन थे। अभी एक हम देखते हैं मेंस के कुछ क्वेश्चन। एक मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। तो पहला क्वेश्चन बनता है जैसे कि द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ मोर कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी देन अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसके बारे में आ सकता है अगर क्वेश्चन, तो इसका एक मॉडल आंसर है जैसे कि द वाइस प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 63 इज़ द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस बट हैज़ लिमिटेड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ही और सी परफॉर्म्स टू प्रिंसिपल फंक्शन। उनके पास दो फंक्शन है जैसे कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो आर्टिकल 64 में है, एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसीज और इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 65। ये उनकी टू प्रिंसिपल फंक्शंस है। अनलाइक द अमेरिकन मॉडल, द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट permanently succeeded to the presidency and enjoy no executive powers in the normal circumstances. Some scholars describe the office as is superfluous highness. Nevertheless, the office is constitutionally indispensable as the guarantees continuous governance, preserve institutional stability, maintains parliamentary functioning during emergencies. तो यहाँ से आप कुछ मॉडल आंसर आप देख के आप कुछ अपना आंसर बना के रख सकते हैं कि इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो उसका एक डिफरेंस आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सिस्टम है, इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया में जो सक्सेशन होता है वाइस प्रेसिडेंट का एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह, तो वहाँ पे कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, जबकि यूएसए में जो बच्चा कुछ टर्म है उसके लिए होता है, कंप्लीट टर्म के लिए। लेजिस्लेटिव रोल यहाँ पे एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है सीनेट का। तो ये कुछ उनके डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वाई आर द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट के रोल क्यों नहीं इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जस्टिफाई किया एक अरेंजमेंट। उन्होंने बोला कि जब प्रेसिडेंट का रोल है वो एक्सरसाइज ऑथोरिटी और बोथ यूनियन स्टेट, देयरफॉर स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट पे पोस्ट होती है वो फेडरल नेचर की होती है, वो दोनों को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट और यूनियन को, इसलिए वहाँ पे स्टेट के जो असेंबलीज के MLAs हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का रोल है वो प्राइमरी सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनका ऐसा कोई रोल नहीं है कि जो यूनियन और स्टेट को रिप्रेजेंटेशन करें, इसकी वजह से उनके सेपरेट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बन सकता है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ लिमिटेड पावर्स बट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ उनकी लिमिटेड पावर्स के बारे में आप लिख सकते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस, उनका कैसा रिमूवल किया जाता है उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो प्रीलिम्स और मेंस में बन सकते हैं। तो ये हमने वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो वैसे हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे पॉलिटिक्स को। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और RS मेंस को कंप्लीट कवर करेंगे हम साथ में मिलके, उसके साथ साथ हम प्रीलिम्स को भी कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू।